हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। कल एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि सर अभी ये जो आप पढ़ा रहे हो ये बेसिक लेवल लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए है। क्लर्क एंड पीओ दोनों के प्री के लेवल का है। एग्जाम में ऐसे ही लेवल आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल आता हो, एग्जाम में बहुत हाई लेवल नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, अगर आपने मैंने बोला ना कि आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सारे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, और आप कर भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप कम से कम टाइम में कर रहे हो, ये आपके लिए मायने रखता है कितने कम टाइम में। अगर आप 30 सेकंड में कर ले रहे हो एवरेजन एक टाइम, 30 से 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हो एवरेज में टाइम में, तो इसका मतलब आपकी स्पीड सही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। हाई लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो मेंस में आते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना बेसिक इतना स्ट्रांग रखिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पेपर दिए होंगे तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं दिया है तो ठीक है, आप प्रैक्टिस मॉक का या फिर किसी भी चीज का मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक में देखिए कि आप का एग्जाम लेवल से हटके है या वही है। ठीक है, या फिर पुराना पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये है। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जितनी ध्यान से हो सके पढ़िए। और माइंड में कैलकुलेशन, कहने का अर्थ जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन को बार बार ना, तो और उसके बाद जब सॉल्व करते हो तो आपका वो क्वेश्चन क्या है, माइंड में ही आधा सॉल्व हो जाता है। जैसे आपने स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचते हैं, तो अगर आपने ढेर सारे काफ़ी बार पढ़ रखा है, सॉरी, और ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो शुरू से अंत तक पहुंचते पहुंचते ये तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और करना कैसे। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो आप कम से कम टाइम लगाओगे उसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप अभी हाई लेवल के चक्कर में पढ़िए, मैं धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव करूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। मैं बीच बीच में जैसे 10 क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल रखूंगा, 5 लो। ठीक है, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस डेली बाई डेली कीजिए। ठीक, तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है राकेश के पास, सॉरी, राकेश को परीक्षा में 14.28% अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से असफल हो गया। यदि उसने 43 अंक और प्राप्त किए होते तो उसे 45% अंक प्राप्त होते। यदि प्रथम ने परीक्षा में 105 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत स्कोर क्या है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ कि पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि राकेश ने जो है वो 14.28% अंक प्राप्त किए, और वो क्या हो गया, 35 अंक से फेल हो गया। ठीक है, अगर उसने 14.28 अंक परसेंट प्राप्त किया, अगर उसने 43 अंक और प्राप्त किया होता तो वो जो है टोटल 45% के बराबर होता। तो पूछ रहा है कि अगर जो फर्स्ट रैंकर है वो उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो वो उसका प्रतिशत कितना है। प्रतिशत मतलब जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप लोग हाई स्कूल या इंटर करके आए होंगे तो बोले होंगे ना सर
कि मैंने 460 अंक प्राप्त किए हाई स्कूल में, तो आपने 600 में 460 अंक प्राप्त किए या 360 अंक प्राप्त किए, तो कितने परसेंटेज बना वही। अगर हमें मैक्सिमम मार्क पता चल जाए और उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो हम बता नहीं सकते कि उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है राकेश की परीक्षा में 14.28 अंक प्राप्त हुए, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स तो पता नहीं है भाई। अगर 14.28% लेना है तो मैक्सिमम मार्क्स भी पता होना चाहिए। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आप बोल दो कि हमने 360 अंक प्राप्त किए, तो सामने वाले को ये पता होना चाहिए ना कि भाई कि किसमें से आपसे 360 अंक प्राप्त किए। या फिर आपसे बोले, आप बोल दीजिए कि मैंने 50% अंक प्राप्त किया, तो 50% भाई प्राप्त किया तो किसका प्राप्त किया भाई। अगर आप बताओगे इंटर, तो उसके माइंड में आएगा कि 500 में मतलब 50% मतलब 250 अंक आपने प्राप्त किए। अगर आपसे आप कहोगे कि हाई स्कूल में मैंने 50% अंक प्राप्त किया, तो उसके दिमाग में आएगा कि टोटल जो है वो हाई स्कूल का पूर्णांक कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स 600 में 50% मतलब 300 अंक प्राप्त किए। तो मैक्सिमम अंक पता होना चाहिए ना, तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना है। मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिया कितना है हमारा, मान लेते हैं एक्स। ठीक है, हमने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स एक्स है। अब कह रहा है राकेश को परीक्षा में 14.28 अंक प्राप्त हुए, तो 14.28 अंक किसके प्राप्त हुए भाई, मैक्सिमम मार्क्स के ही तो प्राप्त हुए होंगे। 14.28% प्राप्त हुआ किसका, मैक्सिमम मार्क्स का। कह रहा है कि वह 35 अंकों से फेल हो गया। अगर 35 अंक मुझे मैं उसे दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक, तो आप बताइए कि 14.28% का मान कितना होता है। जाहिर सी बात है कि आपको पता है कितना होता है, 1/7। तो 14.28% की जगह कितना रख देंगे, 1/7 मतलब x/7 प्लस 35, ये हमारा हो गया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि यदि उसने 43 अंक और प्राप्त किए होते, 43 अंक और प्राप्त किए होते, मतलब 14.28% उसने अंक प्राप्त किया है। अगर 43 अंक और प्राप्त किए होते तो 45% अंक के बराबर होता। तो उसने प्राप्त कितना किया था, एक्स का 14.28% प्राप्त किया था। कह रहा है 43 अंक और प्राप्त किए होते, अगर 43 अंक मैं जोड़ दूं, तो वो बोल रहा है कि 45% अंक के बराबर होता, तो मैक्सिमम का 45% के बराबर होता। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसका मान कितना हो जाएगा भाई, 14.28% का मान कितना होता है, 1/7। तो x/7 प्लस 43, और इसका कितना हो जाएगा, 45 का कितना हो जाएगा, 45/100 करेंगे तो 5×9 = 45 और 5 भी सही है 100। तो ये कितना आ जाएगा, 9x/20 आएगा। अब x वाले पार्ट को इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9x/20 माइनस x/7 कितना हो जाएगा, 43। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, तो कितना होगा, 7×9 = 63, 20×1 = 20, 63 में से 20 गया 43, x ऊपर आ गया, नीचे कितना है 140, और इधर बराबर कितना 43, 43 से 43 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया हमारा 140। x हमारा क्या है, क्या भाई मैक्सिमम मार्क्स है। अब कह रहा है कि 105 अंक प्राप्त किए, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज भाई कितना होगा, टोटल 140 है, जिसमें से उसने 100 प्राप्त किया, कितना 105। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 तेइयां 105, 35 चौके 140, ये कितना 25, 25 तें 75, 75% अंक प्राप्त किया। ठीक, इतना समझ में आ गया, कितना 75%, कौन सा सही है हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका मान हमें कहीं लगा, या हमसे पासिंग मार्क्स पूछा होता तो हम निकाल सकते थे। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ अनवांटेड चीजें भी दे दी जाती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इतने में अगर इससे बार बार प्रैक्टिस किया होगा, तो ये चीज आप नहीं लिखते, डायरेक्ट ये लिख करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है,
लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको बार बार कि आपको क्वेश्चन ही याद हो जाए। मतलब जब क्वेश्चन को आप पूरी तरह समझ जाते हैं, कहने का अर्थ है, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाता है कि ये तो मैंने किया था, इसे तो मैं अभी सेकंडों में कर सकता हूँ। और नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आप सही सही करके आते हो। ठीक है, तो यही सिलेक्शन का कारण है। आप जो है वहां पे डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि जब आपने वो कर चीजें प्रैक्टिस में कर रखी होंगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है पाइप पी किसी कंटेनर को 3 एक घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू उसके 5 एक घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो शुरुआत पाइप पी से हो तो कंटेनर भरने में 60 घंटे लगते हैं। ठीक, तो पाइप क्यू अकेला पूरे कंटेनर को कितने घंटे में भर सकता है, ये कह रहा है। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा है भाई, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा, पी कितने घंटे में भर रहा है, 3 एक घंटे में भर रहा है। और क्यू, क्यू कितनी देर में भर रहा है, क्यू भर रहा है 5 एक घंटे में। तो ये क्या है, टाइम है, और ये टाइम हम यहाँ पे कौन सा लेते हैं, जिसमें टोटल कार्य हो रहा हो। तो टोटल कार्य पूरे 3 एक घंटे में, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा 15। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक, अब टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, इफिशियंसी। क्योंकि आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी चाहिए तो वर्क में टाइम से भाग दिया, तो कितना हो जाएगा ये, 3 × 5 = 15। और ये कितना, 5 × 3 = 15, 3 और 5 और 3 आ गया। तो यहाँ पे आप जो टोटल वर्क हमने एलसीएम लिया है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि एलसीएम ही लेना है। लेकिन एलसीएम इसलिए लेते हैं कि ताकि अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारी जो ये वैल्यू है एफिशिएंसी की, ये एक्यूरेट आए। तो अगर यहाँ पे हम कुछ अपने से मानते हैं तो हो सकता है ये एफिशिएंसी दशमलव में आए, तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले पी को खोला गया, फिर क्यू को एक एक घंटे के लिए। तो पी एक घंटे में कितना भरेगा भाई, इफिशियंसी क्या होती है, पर घंटे, पर डे, या पर मिनट में किया गया कार्य होता है। एक घंटे में पी कितना भरेगा, 5, और क्यू कितना भरेगा, 3। तो यहां देखा जाए तो टोटल कितना, 8 कार्य हुआ। टोटल कितना हुआ, 8 कार्य। ठीक, यहाँ पे 8 कार्य हुआ, टाइम कितना लगा, टाइम लग गया भाई 1 घंटा, इसको 2 घंटे। तो कहने का अर्थ है कि 2 घंटे में पी प्लस क्यू ने कितना कार्य किया भाई, कितना कार्य किया, 8। 5 पी ने किया, क्यू ने 3 किया, टोटल 8। तो क्या कह रहा है कि 60 घंटे में भर जाती है। तो भाई 2 घंटे में इतना हो रहा है तो 30 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 60 घंटा आ जाएगा। 60 घंटे में कितना कार्य होगा भाई, 30 का गुणा यहाँ हुआ तो 30 का यहाँ भी होगा। तो टोटल कितना कार्य होगा, अगर 2 घंटे में 8 हो रहा है तो 30 घंटे में कितना होगा, 240 कार्य हो जाएगा, 240। तो ये भी हमारा क्या आ गया, ये टोटल वर्क आया कि नहीं आया, और ये भी हमारा टोटल वर्क है। ठीक, ये भी हमारा टोटल वर्क, ये भी हमारा टोटल वर्क। तो 240 बराबर कितना, 15 ये आया, तो ए का मान कितना, 15 × 1 = 15, 8 × 120, ए का मान कितना आ गया, 18। अब हमसे पूछा क्या है, तो पाइप क्यू अकेले पूरे टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। तो कितने घंटे में भर रहा था भाई, 5 है। तो 5 × 18, तो 18 पंचे 90 घंटे में क्या करेगा, वो भर देगा। तो एक तरीका ये था कि आप ऐसे भी निकाल सकते थे। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि हमें टोटल वर्क पता चल गया, तो टाइम ऑफ क्यू कितना लगेगा, टोटल वर्क हमें पता चल गया, टोटल वर्क 240 भाई टोटल। अब हम क्या करेंगे, क्यू की इफिशियंसी से अगर भाग देते तो हमें टाइम पता चल जाएगा। क्यू की इफिशियंसी कितनी है, 3।
3 से भाग दिया, ये 15 15 यहाँ 16 आएगा भाई, सॉरी ये 16 आएगा, यहाँ 16, यहाँ 16 पंचे 80, ठीक है सॉरी 16 पंचे 80, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ कितना आएगा 80, यहाँ कितना हो गया 80 हावर लगेगा। तो यहाँ से भी कर सकते थे आप और यहाँ से भी कर सकते थे, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। इसके मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक से भी कैसे किया जाएगा और शॉर्ट मेथड से भी कैसे आप कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड मतलब रेशियो मेथड से, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप बेसिक से करिए और फिर शॉर्ट से उसे करिए, तो समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ हो रही थी। तो अगर आपको बेसिक एकदम क्लियर रहेगा ना, तो शॉर्ट में जो है वो आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करोगे खुद से। हो सकता है मैं कुछ और बता रहा हूँ कुछ और, आप शॉर्ट कुछ और बना सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी ना, तो शॉर्ट अपने से आप बनाओगे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ शॉर्ट में। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 500 लीटर संतरे के रस वाले एक कंटेनर में 50 लीटर सामग्री निकाली जाती है और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। कह रहा है 500 लीटर की कोई जूस की वो कंटेनर है जिसमें से 50 लीटर निकाला जाता है और फिर उसकी जगह 50 लीटर पानी डाल दिया जाता है, और यह क्रिया जो है 2 बार और की जाती है, टोटल 3 बार की जाती है, ठीक है। टोटल कितनी बार, 3 बार की जाती है। तो चलिए, तो जूस हमारा कितना था 500 लीटर। अब इसमें से कह रहा है 50 लीटर वो निकाल ले रहा है, तो 50 लीटर तो जूस निकाल दिया उसने, तो बचा क्या अब 450 लीटर जूस बच गया। जूस को जे मान लेते हैं, ठीक, 450 लीटर बच गया। अब कह रहा है कि उसकी जगह उतना ही पानी डाल दिया जाता है, मतलब 50 लीटर निकाला तो 50 लीटर हमने क्या मिला दिया, वाटर। अब हमें क्या मिल गया भाई, 2 रेशियो मिल गया, जूस एंड वाटर। जूस कितना है हमारा 450 और वाटर कितना है 50। तो एक बात बताइए कि इनिशियल में कितना था 500 लीटर था। अब यहाँ पे भी है कितना, एक बार निकाला फिर डाला, तो टोटल कितना है, अभी भी कितना है 500 लीटर है। कितना है 500 लीटर अभी भी है, और 450 जूस है और 50 वाटर है, ठीक। अब कह रहा है कि फिर से 50 लीटर निकाल लिया जाए। तो अब बताइए कि अब मिक्सचर 50 लीटर निकलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जूस निकलेगा। जूस और वाटर क्या हो गया, मिक्स हो गया ना, जिसमें से 450 लीटर क्या है जूस है और 50 लीटर वाटर है। तो अब ये मिक्स हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अब हम जब निकालेंगे तो या वाटर निकलेगा या जूस निकलेगा, दोनों निकलेगा ना। और दोनों निकलेगा कितना भाई, जिस रेशियो में होंगे, अगर जूस ज़्यादा है तो जूस ज़्यादा निकलेगा और वाटर कम है तो वाटर कम निकलेगा, ठीक। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस रेशियो में है। तो हम देख लेते हैं, अगर 50 से भाग दिया यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे कितना है 5 9 45, मतलब 9, अगर हमारा 9 यूनिट हमारा क्या है जूस है, तो 1 यूनिट वाटर है, ठीक। अगर टोटल देखा जाए तो 9 यूनिट अगर जूस निकलेगा तो 1 यूनिट वाटर निकलेगा, तो टोटल निकल कितना रहा है 50। तो हम मान लेते हैं कि 9 यूनिट और एक 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना 10 यूनिट निकल रहा है। तो अगर 10 यूनिट निकल रहा है और हम कह रहे हैं नहीं 50 लीटर निकल रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना 5 लीटर। तो यहाँ कितना निकलेगा 9 पचे, ये कितना हो जाएगा 45, और यहाँ कितना 5 निकलेगा। तो अब बचा कितना हमारा, यहाँ बचा कितना 5 ये निकला 45 ये निकला, तो 450 ये था ना भाई। तो अब हमारा जूस कितना बच गया 405 लीटर बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया 45 लीटर, ठीक, बच गया इतना। अब कह रहा है कि फिर से हम क्या कर रहे हैं 50 लीटर
वाटर मिला दिया। 50 लीटर वाटर मिला दिया तो कितना जूस अभी भी 405 है। और वाटर कितना है हमारा भाई, 50 मिलाया तो कितना हो गया 95। ठीक, अब भी देखिए तो कितना आई है 500 लीटर। 2 बार की कहानी पूरी हो गई। 2 बार की कहानी पूरी हो गई। अभी एक बार और बच रहा है, तो एक बार और निकालते हैं हम। अब एक बार और निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 50 लीटर। 50 लीटर निकलेगा तो हमारा निकलेगा क्या, मिक्सचर निकलेगा। और मिक्सचर निकलेगा तो किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में क्या होगा हमारा जूस एंड वाटर का रेशियो होगा। तो हम देख लेते हैं कितना है, 5 19 95, 5 अट्ठे 40 और 81 और 19 के रेशियो में है। कितना, 81 और 19 के रेशियो में। तो हम कह रहे हैं कि 81 यूनिट क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। 19 यूनिट क्या निकलेगा, वाटर। तो टोटल कितना 100 यूनिट निकल रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई 50 लीटर निकल रहा है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 0.5 लीटर मतलब 1/2 लीटर। तो यहाँ पे कितना निकलेगा भाई, यहाँ पे देखा जाए तो कितना निकलेगा, इसका आधा कितना होगा 40.5 होगा। यहाँ पे 40.5 निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा 9.5 निकलेगा। भाई 0.5 है, 1/2 है तो 1/2 से गुणा किया तो कितना निकला इतना। अब बचा कितना यहाँ पे 40.405 था, 40.5 निकल गया। तो आप बताओ बचा कितना 364.5 बचा यहाँ। यहाँ पे कितना बचा भाई 95 था, हम 10 निकाल दे रहे हैं तो 10 निकलेगा तो कितना 85। लेकिन 5 पॉइंट ज़्यादा निकाला है तो पॉइंट ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो कितना है 85.5। अब आगे कह रहा है कि अब हमारा आ गया कितना फाइनल में 364.5 जूस है। और वाटर कितना है हमारा 85.5। अब फिर क्या करना है भाई, अब हमने तो मिक्सर निकाल दिया था 50 लीटर, अभी भी वाटर जोड़ना है ना। तो 50 लीटर हमने क्या किया वाटर जोड़ दिया। तो यहाँ कितना है 364.5 और 50 लीटर जब जोड़ दिया तो कितना हो गया 135.5 लीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी भी कितना है 500 लीटर है। लास्ट में भी क्या है 500 लीटर उसका बरकरार है कि नहीं है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा। तो अंतिम मिश्रण में वाटर कितना है हमारा 135.5 लीटर। तो कौन सा सही है, ये हमारा डी वाला। तो ये कितना है 135.5 लीटर हमारा कितना है वाटर है। तो ये हमारा प्रॉपर बेसिक से था, मैंने आपको बताया ना एक पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, तो एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, हमेशा फाइनल में जो है वो 500 लीटर बना है। 50 लीटर निकाला 50 लीटर डाला तो 500 लीटर मिक्सचर हमेशा बना है। यहाँ पे भी पहले कंडीशन में भी दूसरे में भी और लास्ट में भी 500 लीटर बना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप बेसिक मेथड सॉरी रेशियो मेथड शॉर्ट में आप कैसे कर सकते थे इसे सेकेंडों में। ठीक, तो सेकेंडों में आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये देखना है कि ये कह रहा है ना कि 500 लीटर संतरे के रस से एक कंटेनर 50 लीटर निकाला जाता है और इसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। ठीक, तो आप ये देखो कि 50 लीटर 500 लीटर का कितना परसेंट है, क्योंकि फाइनल जो है हमारा 50 लीटर जो हमारा निकल रहा है। ठीक, ये तो निकल रहा है और लेकिन टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा 500 लीटर हमेशा बना है कि नहीं बना है। ठीक, तो ये कि इसका कितना परसेंट कितना भाग है, देखा जाए तो ये कितना है 1/10। ठीक, मतलब कहने का अर्थ हमें रेशियो कितना मिल गया, ये निकलने वाला है और ये टोटल है। अगर हमारा 10 मान लीजिए कि अगर 10 यूनिट हमारा क्या है टोटल मिक्सचर है जिसमें से एक निकल रहा है तो बचा कितना 9। तो यहाँ पे जूस की बात हो रही तो जूस की जो है फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल की बात कर रहा है। तो इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है सॉरी इनिशियल एंड फाइनल। तो हमारे शुरू में कितनी थी भाई 500 लीटर थी,
तो हमारा कितना आ गया रेशियो 1/10 का। शुरू में हमारा 10 था, एक निकल गया तो बचा कितना, 9 बच गया। ठीक, अब यही क्रिया कितनी बार है, 2 बार और हो रही है। तो फिर 10 था, फिर निकल गया कितना, 9 बचा। फिर 10 था, फिर निकल गया, बचा कितना, 9। तो यहाँ पे आ कितना जाएगा, तीनों का गुणा कर लिया, 1000। यहाँ पे कितना है, 9 9 81, 9 है 729। तो एक बात बताइए कि हमारा अगर इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना था 1000, और फाइनल में भी तो हमारा मैंने क्या कहा, फाइनल में उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, नहीं ना। तो यहाँ पे कितना है ये, अगर ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा शुरू में क्या है, जूस है 500 लीटर, 1000 यूनिट का मान कितना, 1000 यूनिट का मान 500 लीटर है, 500 लीटर है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 0.5, एक यूनिट का मान 0.5। ठीक, तो 729 यूनिट का मान कितना होगा, 729/2 कर देंगे। 0.5 का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, सॉरी 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ये हमारा क्या आया, ये हमारा क्या आया, ये हमारा जूस आया भाई। ये जूस का है, जूस का इनिशियल एंड फाइनल। तो जूस का कितना आ गया हमारा भाई, इनिशियल में कितना आया था, अगर एक यूनिट का मान 0.5 तो 1000 यूनिट का मान कितना, 500 है। 500 लीटर शुरू में था, बाद में कितना बचा, 364.5 लीटर। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आया था कितना, हमारा जूस फाइनल में कितना है, 364.5 लीटर, यहाँ पे कितना आया, 364.5 लीटर। तो टोटल अगर हमारा कितना था भाई, 500 लीटर था मिक्सचर, जिसमें से जूस कितना है, जूस कितना है 364.5 लीटर है। तो वाटर कितना होगा, ये टोटल हमारा कितना था, जूस और वाटर दोनों था ना भाई। तो अब वाटर कितना होगा हमारा, अब बता नहीं सकते, 135.5 होगा कि नहीं होगा। टोटल हमारा क्या था, टोटल हमारा जो है 500 लीटर शुरू में था, बीच में भी था, हमेशा बरकरार रहा। तो 500 में से अगर 364 हमारा जूस है, तो 135.5 लीटर हमारा क्या होगा, ठीक, वाटर होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते थे, अगर टोटल यहाँ पे 1000 है, जिसमें से 729 हमारा क्या है, जूस है, तो यहाँ पे कितना वाटर होगा हमारा, वाटर कितना होगा हमारा 261। तो एक यूनिट का मान 0.5 आया था हमारा, तो 261 का मान निकालते हैं तब भी कितना होता हमारा, सॉरी 71 हो गए, 61 नहीं 271, ठीक है। तो 271 का मान निकालते हैं तब भी भाग दे दीजिए भाई, 135.5 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेशियो मेथड, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसे माइंड में कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन क्या है, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको मिनट टाइम लगता है, 1 मिनट लग सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो माइंड में आप कैलकुलेट करके 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एवरेज टाइम बराबर हो जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको हल के ही दिया जाए। काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी देता है, कुछ नॉर्मल भी देता है, वो एवरेज टाइम लेके चलते हैं 35 से 40 सेकेंड। ठीक है, ताकि आपका वो टाइम कवर हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड दिया, अगर वहाँ पे आपने 60 सेकेंड दे दिया, तो कवर हुआ कि नहीं हुआ, दो क्वेश्चन में 80 सेकेंड लगे कि नहीं लगे। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने कर लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 270 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करती। नाव विपरीत दिशा में मतलब वी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं, 270/18। तो ये कितना होगा, 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा भाई।
9 3 27, 30/2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 125% अधिक है। तो नाव की गति b होती है, धारा की गति c होती है। धारा की गति से 125% अधिक है, धारा की गति अगर हम 100 मान ले तो 125% अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 225। 100 का 125% कितना होगा 125 होगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई 125% अधिक है तो 100 + 125 225 हुआ। या फिर ऐसे भी कह सकते थे 125 का मान कितना होगा 125 करोगे 100 करोगे तो यहाँ कितना आएगा 25 पंचे 125 4। अगर करंट ये है तो बोल रहा है ना 125%, तो 4 का 125% कितना 5। तो ये बी हमारा कितना हो जाएगा 9 होगा। 4 + 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो तो कितना आएगा 25 से काटा तो यहाँ पे क्या आएगा 4 9 का रेशियो 9 4 का रेशियो है बोट एंड किसका। तो हम मान लेते हैं कि हमारी बोट की जो कि स्पीड है वो 9x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितनी है 4x किलोमीटर प्रति घंटा। अब x क्यों माना हमने, ये मैंने बताया है कि यहाँ पे आप देखिए कि हमने 25 से यहाँ भी गुणा किया 25 से यहाँ भी किया, ठीक है सॉरी 25 से यहाँ भी भाग दिया 25 से यहाँ भी भाग दिया, तो हमारा क्या है 9 4 का रेशियो। तो हमने एक चीज देखा कि नहीं कि 25 दोनों तरफ कॉमन है, मतलब 25 से दोनों तरफ हमने भाग दिया है। तो अगर हमें नहीं पता स्पीड, लेकिन हमें क्या किया हमने x का गुणा कर दिया यहाँ भी, x का गुणा यहाँ भी कर दिया। x वेरिएबल है ना, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो जो भी आएगा वो x के गुणा के फॉर्म में ही आएगा दोनों तरफ। तो x का मान जो भी आए, ठीक, तो समझ में आ गया होगा 4x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज बताइए कि v अप स्ट्रीम का मान जानते हैं क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में गति क्या होगी, बोट की चाल। अगर बोट इधर जा रही है धारा इधर बह रही है तो क्या होगा बोट की चाल में जो धारा होगी वो विरोध करेगी नहीं। अगर कोई इधर से धक्का मार रहा है कोई इधर जा रहा है तो अगर मान लीजिए बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी ना वो धक्का मार के आगे निकलेगा, तो इसका विरोध कर रहा है ना कुछ तो कम स्पीड होगी। तो क्या होगा b - c होता है। तो b - c बराबर कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो b का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 4। 9x - 4x बराबर 15। तो यहाँ कितना है 5x बराबर 15। तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान 3 मिल गया। तो यहाँ कितना होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि नाव द्वारा धारा की दिशा में 780 किलोमीटर तय करने में, तो टी डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है 780 किलोमीटर जाना है। ठीक, अब स्पीड तो हम बता ही सकते हैं ना, बोट की चाल प्लस करंट की चाल धारा की दिशा में जा रहा है तो जोड़ जाएंगे। तो कितना आएगा 27 12 कितना 39, 39 दूना कितना होता है 78, मतलब 20 घंटा लगेगा। कितना लग जाएगा 20 घंटे। तो कौन सा सही है हमारा ये सी वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक, आपने कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, ये ऐसा नहीं है कि आप देख देख के सीख सकते हो, लेकिन स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है आरव भूषण ने निवेश का अनुपात, आरव को ए मान लिया और भूषण को बी मान लिया। ठीक, उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा है कितना 3:5 का। कह रहा है कि उन्होंने क्रमशः 10 महीने और 8 महीने के लिए, ए ने 10 महीने के लिए और बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। यदि चंदन x रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है 12 महीने के लिए और चंदन का लाभ आरव के लाभ से दोगुना है, तो आरव और चंदन के निवेश के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो एक बात देखिए कि यहाँ पे आरव और भूषण का यहाँ पे अनुपात दे रखा है, लेकिन यहाँ पे चंदन का रुपए में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये
अगर रेशियो में थे तीनों, लेकिन एक का रुपए में दे दिया तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि इसने 3A रुपए इन्वेस्ट किया, इसने 5A इन्वेस्ट किया रुपए, ठीक। इसलिए ए माना क्योंकि यहाँ पे एक्स पहले से है। तो आप बताइए कि ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट मिल गया, सी मतलब चंदन। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 3 इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 5A रुपए इन्वेस्ट किया, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, एक्स। अब ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब टाइम कह रहा है, टाइम क्या होगा हमारा, इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने कितना 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो अब हम क्या करते हैं, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का जब गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो हमें कैसे मिलता है भाई, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम कब दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो प्रॉफिट आती है हमारी एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आती, इसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ये बात याद रखनी है, ऐसा मत कीजिएगा कि जाके आप मांगने लग जाइए, इन्वेस्टमेंट जितना किया 5,000 रुपये 12 महीने के लिए तो 60,000 मांगने लग जाइएगा। ऐसा नहीं है भाई, हाँ इसी रेशियो में हम 2 या 3 लोगों के बीच जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखा जाए तो कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 छंके 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 3 15, ये कितना 4 पंचे 20 ए, और यहाँ कितना 6x आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट का रेशियो आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि चंदन का लाभ आरव के लाभ से दुगना है। चंदन का लाभ आरव के लाभ का अगर दुगना है, तो अगर आरव 1 है तो चंदन कितना होगा, 2। ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, चंदन और आरव के प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 2 और 1 है। और यहाँ पे चंदन और आरव के कितना है, प्रॉफिट का रेशियो, ये भी तो प्रॉफिट है, तो इसके बराबर दिखा देते हैं, 6x एंड 15a। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। और ये कितना होगा, 3 पचे 15, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया है, 5a आ गया, x बराबर 5a आ गया। तो कह रहा है आरव चंदन के इन्वेस्टमेंट का अनुपात, उसने कितना, आरव ने कितना इन्वेस्ट किया 3a, चंदन ने कितना x, तो आरव एंड चंदन के इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा भाई, 3a इंटू एक्स, रेशियो x। 3a x का मान हमें पता है कितना, 5a, तो a से a कैंसिल, तो यहाँ रेशियो कितना आ गया, 3 एंड 5 का रेशियो आ गया। तो कौन सा सही है हमारा, 4 7, कोई नहीं, तो नन ऑफ दिस, ठीक। तो नन ऑफ दिस समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन पढ़िए आप और खुद से सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन पी और क्यू की लंबाई का अनुपात कितना है, 11 एंड 13, और ट्रेन पी की गति 72 किमी प्रति घंटा है। यदि ट्रेन पी एक सिग्नल को 22 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन क्यू को 32 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन क्यू द्वारा 110 मीटर लंबे पुल को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दे रखी है कितनी, पी की स्पीड देखी है कितनी भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितने, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी चीज़ें तो सेकंड और मिनट में दे रखी है, तो इसको भी क्या करते हैं, मीटर एंड सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं,
18 चौक 72, 4 5 6 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। यहाँ पे लंबाई दे रखी है एल पी एंड एल क्यू कि कितने, 11 एंड 13 का। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी कितनी है, 11x मीटर हो गई। ये कितनी, 13x मीटर। एल और पी की लंबाई क्या हमने मान ली, 11x और 13x। ठीक है, पी और क्यू की, सॉरी। ठीक है, आप कह रहा है कि ट्रेन पी एक सिग्नल को 22 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर एक सिग्नल है कोई, ये हमारा कोई सिग्नल है, ठीक, अगर सिग्नल को पार करेगी ट्रेन तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेन की लंबाई ये हो गई, हमने मान लिया कितना है ये, 11x। तो एक बात बताइए कि ट्रेन यहाँ पे है, उसका मुंह अब यहाँ अभी तक पार नहीं किया, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे अब पार कर रही है, पार करते 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 पार कर गई। सिग्नल हमारा यही है, अब ट्रेन कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। अब इसका मुंह कहाँ हो गया, यहाँ। तो एक बात बताइए कि जब तक उसका पूंछ ना पार कर जाए, मतलब जो गार्ड का डिब्बा होता है वो पार ना कर जाए, तब तक हम क्या कहेंगे, उसने पार नहीं किया। तो टोटल देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे थी, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 11x तो ट्रेवल किया। ठीक, तो यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी है p की, डिस्टेंस दे रखी है p की, और टाइम दे रखा है p का। तो यहाँ से x का मान निकल सकता है हमें। यहाँ पे आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका मान कितना है, 11x। और ये कितना है, कितने सेकेंड में, 22 सेकेंड में पार कर रही है। तो 11 दूना 22, तो x का मान कितना आ गया, 40 आया। अगर ये x का मान 40 आ गया, तो अब यहाँ पे x का मान नहीं रख देते हैं, 11 चौका 44, 440 मीटर ये हो गया, और 13 चौका 52, 520 मीटर ये। ठीक, 520 मीटर ये। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन Q को 32 सेकेंड में पार करती। अब अगर P इधर से जा रही है 11x के, और Q इधर से आ रही है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 13x। तो आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस पार करने में कितना टाइम सेकंड वो लगाएगा, डिस्टेंस चलेगी। अभी इनका मुंह यहाँ है, यहाँ है, तो अभी पार करना तो चालू नहीं किए, मतलब अब ये स्टार्ट कर रहे हैं पार करना एक दूसरे को। और ये चलते चलते कहाँ, ट्रेन यहाँ पहुँच गई Q, और P कहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो देखा जाए तो ये कितना है, 11x है, ये कितना है, 13x। तो अब ट्रेन का मुंह कहाँ है, यहाँ है, और इसका मुंह यहाँ। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया एक दूसरे को पार करने में। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 13x और 11x। टोटल डिस्टेंस कितना भाई, 13x और 11x का मान है हमें पता कितना, 960 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 50 40 90 और 900, और 40 20 60, 900। और इनकी स्पीड क्या होगी, अब स्पीड की रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर देखा जाए तो अगर 1 घंटे की बात हो रही हो तो उनके बीच की दूरी क्या हो रही, 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो कम हो रही है। दोनों की स्पीड क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। भाई अगर मान लीजिए कि इनके बीच की 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है और ये 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 20 किलोमीटर, और ये कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी भाई, 50 किलोमीटर कम हुई एक ही घंटे में। तो स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी इनकी स्पीड। तो स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड तो इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड पी की, क्यू की हमें पता नहीं, तो वी क्यू का हम मान लेते हैं। और टाइम दे रखा है इसने कितना, 32 सेकेंड में पार करती है। तो यहाँ से वी क्यू का मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, वी क्यू का मान यहाँ से निकल आएगा। तो कितना होगा, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, v 20 प्लस r, सॉरी वी क्यू बराबर कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 960 और 32 सेकेंड में। तो इसका कितना है, 32 तेईया मतलब 30 आ जाएगा यहाँ। तो वी क्यू का मान कितना आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो कह रहा है कि
ट्रेन क्यू द्वारा 110 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? अब आप बताइए कि 110 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? भाई ट्रेन की लंबाई ये है, पुल की ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? यहाँ स्टार्टिंग में था, अब पार करते करते पुल हमारा यहीं रह गया और ट्रेन हमारी कहाँ पहुँच गई? यहाँ। तो ये ट्रेन खुद की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो टाइम पूछ रहा है पुल को पार करने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल? भाई 110 मीटर लंबा पुल है और ट्रेन की लंबाई कितनी है क्यू की? 520 मीटर। और स्पीड इसकी पता ही हमें कितना, इतना। तो 630 बटा कितना 10 बराबर कितना लग जाएगा? 63 सेकेंड लगेगा। कितना? भाई मीटर पर सेकेंड में है तो कितना? 63 सेकेंड लगेगा। तो कौन सा सही है हमारा? ये सी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, ये वेरिएबल देख करके आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये ऐसा देख करके कि x+10 है, 2x-15 है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पढ़िए आप। तो कह रहा है कि तनुड़ जो है x+10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है और 10 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि गति, उसकी गति जो है 2x-15 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो वह वही दूरी, सेम डिस्टेंस कितने घंटे? 2 घंटे अधिक में, मतलब 10 घंटे पहले ले रहा था, अब 12 घंटे लेता। ठीक, तो उसने कितनी दूरी तय की किलोमीटर में बताना है हमें। ठीक, तो मैंने क्या कहा है, जब डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस क्या है? सेम है दोनों का। तो डिस्टेंस अगर सेम हो तो v बराबर क्या होता है? अब d/t होता है, ये तो आप जानते ही हो। अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। और सॉरी, स्पीड क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। यही तो आता है हमारा, इतना तो समझते हो। तो दो कंडीशन है, पहले और बाद की, पहले और बाद की कंडीशन है, दो कंडीशन है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो उसने टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है उसने? पहले 10 घंटे लगते थे, बाद में स्पीड चेंज वेंज हुई तो कितना हो गया? 12 घंटे, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 छंके 12, तो 5 एंड 6 का रेशियो मिल गया। तो अब हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, तो स्पीड का रेशियो का होगा? उल्टा होगा, 6 और 5 का होगा। इतना मिल गया। लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि पहले की स्पीड और बाद की स्पीड भी हमें दे रखी है और स्पीड का रेशियो भी पता है, तो हम क्या करते हैं, पहले की स्पीड 6 थी और बाद की स्पीड 5, 6-5 का रेशियो मिल गया हमें। और पहले की स्पीड यहाँ कितनी थी जो दे रखी है? x+10, यहाँ कितना दे रखा है? 2x-15। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, इधर गुणा करेंगे कितना? 12x-15 छक्का 90, इधर कितना? 5x और इधर 50। तो 90 को उधर लाते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं, तो कितना? 7x बराबर 140 हुआ। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 20 आया। तो x बराबर अगर 20 आया तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड निकाल लो या बाद की स्पीड निकाल लो, पहले स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस तो भाई सेम है तो वही आएगा ना। तो पहले की स्पीड कितनी हो गई? x+10, x का मान कितना है? 20 प्लस 10 बराबर कितना? 30। और किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। आप बताओ, अगर कह रहा है कि 30 किलोमीटर में मिल गई स्पीड और 10 घंटे में दौड़ा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? आप बताइए भाई, 30 की स्पीड से दौड़ रहा है और 10 घंटे में, तो कितना? 300 किलोमीटर हुआ। यहाँ भी आप कर सकते थे दूसरे में भी, कि यहाँ पे कितना है?
20 है तो स्पीड कितनी होती है, 20 दूनी 40 माइनस 15 कितना 25, और 25 से 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 किलोमीटर तब भी आएगा। तो आप जो चाहो वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कौन सा सही है, ए वाला। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार के पास दो प्रकार की चीनी है। जो है पी प्रकार की चीनी 42 रुपये प्रति किलोग्राम और क्यू प्रकार की चीनी जो है 54 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। दुकानदार ने दोनों प्रकार की चीनी को मिलाकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण बेचा, ठीक है। तो क्यू प्रकार की चीनी की मात्रा और कुल मिश्रण के बीच का अनुपात बताना है हमें, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड है। एक बेसिक, अरे एक मिक्सचर एलिगेशन का यूज करके आप कर सकते हो। जब भी मिक्सचर करने वाला है, दो चीनियों को मिला के एक प्राइस पे बेचने की बात आए तो हम मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला बताऊँ, ठीक, मेथड बताऊंगा। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी चीनी है, 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है और 54 किलो प्रति ग्राम की दर से, और टोटल मिक्सचर को जो बेच रहा है वो कितने की दर से, 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो मैंने आपको क्या बताया है कि P और Q है दो। यहाँ पे हम कौन सा लेते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस लेंगे या तो सेलिंग प्राइस, या तो कॉस्ट प्राइस या तो सेलिंग प्राइस, किसका, अलग अलग P का Q का, और यहाँ पे किसका, मिक्सचर का, ऑल ओवर मिक्सचर का। कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस। और नीचे क्या आएगा हमारा, क्वांटिटी का रेशियो आता है। और क्वांटिटी का रेशियो क्यों आता है, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पी वाले को ले लेते हैं, तो 42 रुपये प्रति केजी बेला बोला है। अगर मैं 42 रुपये जो है वो ऊपर लूँगा तो ये केजी क्या है, ये जो रेशियो आएगा ये नीचे का आएगा क्वांटिटी का, बस इतना याद रखना है। तो अगर एक बात और याद रखनी है कि अगर हम पी में कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो क्यू में भी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए और मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ, अगर हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो हर जगह कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, ठीक। अगर सेलिंग प्राइस ले रहे हैं तो हर जगह सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। पी की भी सेलिंग प्राइस, क्यू की भी सेलिंग प्राइस एंड मिक्सचर की भी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आता है वो रेशियो आता है, पी का क्वांटिटी का रेशियो एंड क्यू की क्वांटिटी का रेशियो आता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो रख करके हम रेशियो निकाल के तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, हमें क्या दे रखा है इसने, सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो पी का सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 42, और क्यू का सेलिंग प्राइस कितना है, 54, और ऑल ओवर जो मिक्सर का सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 45। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो किसका, पी और क्यू है। तो कितना होगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से कितना 9, तो 3 का 9 मतलब 3:1 का रेशियो। तो मैंने क्या कहा, क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, क्वांटिटी का रेशियो। तो हमसे पूछा क्या है कि क्यू प्रकार की चीनी की मात्रा, तो क्यू प्रकार की चीनी की मात्रा कितनी है भैया, 1 है। और कुल मिश्रण की, तो कुल मिश्रण कितना है, 3P है, 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो 1 और 4 का रेशियो मिला हमें। तो यहाँ पे कौन सा सही है, कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 और 4 का रेशियो, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं।
यहाँ पे ए नहीं है, गलती से वो हो गया। तो हमारा कौन सा सही होगा, ये ए वाला। ठीक है, कौन सा सही होगा, ए वाला। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए और सॉल्व करने की भी। ठीक है, तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है मनीष ने अपनी मासिक आय का 33.33% हिस्सा योजना पी में 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, और शेष राशि योजना क्यू में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी समय के लिए निवेश की। यदि 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 162 रुपए है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये पूछ रहा है हमें। तो उसकी मासिक आय का 1/3 33.33% का मान कितना होता है भाई, जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि 1/3 होता है। तो अगर हम टोटल उसकी मंथली इनकम मान लें अगर 100x, तो उसका 1/3 33.33% आएगा, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 3 मान ले या 90 मान ले, 3 के क्रम में माने, या कि 3 से अगर डिवाइड करें तो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, चलिए 30 मान लेता हूँ या 90 मान लेता हूँ, 30 ही मानता हूँ। ठीक है, तो 30x हमने मान लिया। कह रहा है कि उसका 1/33.33% हिस्सा, 33.33% हिस्सा कितना, मतलब 10% क्या कर रहा है कि पी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये हमारा पी हो गया। कह रहा है 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। तो 2 वर्ष में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, 10x इसका प्रिंसिपल है। 1 साल में 8% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना, प्रिंसिपल का कितना, 16% मिलेगा। भाई PRT/100 करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, 2 साल का CI कितना आ गया, 16x/10 आया। अब बाकी जो बच गया वो कह रहा है कि 5%, जो कि क्यू है, कितने के इस रेशियो से। तो यहाँ पे बचा कितना, प्रिंसिपल हमारा कितना बच गया, 20x। ठीक, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो यहाँ पे आप तो फॉर्मूला लगाइए, और उसके बाद आप यहाँ पे CI निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई है कि रेशियो मेथड से आपको अगर पता हो कि टाइम क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, P/E का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 5% का मान कितना होगा, 1/20। मतलब कहने का अर्थ है अगर हमारा प्रिंसिपल 20 है, तो इसका 5% कितना, 1। मतलब हर साल क्या हो, 20 से 21 हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल हमारा 20 है तो 1 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भाई। 1 का ब्याज भी तो मिलेगा, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 21 हो जाएगा। 1 साल में, दूसरे साल में कितनी होगी, 20 से फिर क्या होगी, 21। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल माई टोटल कितनी आ गई, 400। ये कितना हो गया, 441। तो ब्याज कितना मिल गया, 41 यूनिट का। किस पे, जब 400 हमारा प्रिंसिपल था तो 41 ब्याज मिला। अब हमारा प्रिंसिपल कितना है, 20 है, 20x है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 41 मिला किस पे, 400 पे। तो 20x पे कितना मिला, कितना। तो ये हो जाएगा हमारा CI 2 साल का कितना, 41। अब चाहे सॉल्व कर लीजिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 20। तो 41x/20 कर ही लेते हैं। ये हमें मिल गया 2 साल का CI और 2 साल का SI। अब बोला है कि इनका अंतर जो है 162 है, तो अंतर निकाल लेते हैं भाई, 41x बटा कितना, सॉरी ये अंतर है,
कितना 20, और यहाँ पे कितना है 16x/10 बराबर कितना 162। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर गुणा किया इधर, या फिर नीचे एलसीएम ले लीजिए, कितना 20, यहाँ 41x ही रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, यहाँ कितना 20 बराबर कितना 162। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 41 में से 32 गया कितना 8, 1 9, 9x बटा कितना 20, यहाँ कितना है 162। तो कितना होगा 9 1 का 9, 9 8 72, 18 9 162। x बराबर कितना आ गया 18 × 36 360। x का मान 360 आ गया, तो हमारा मंथली इनकम कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई 30 गुणित 360, तो 36 × 72 108, मतलब 10,800 रुपये। कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपने कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो आप इसे ट्राई तो करो, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हो, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि एक दुकानदार ने समान लागत पर मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। यदि उसने उसे पहली वस्तु पर 522 रुपये में बेची हुए और 16% का लाभ कमाया, तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर उसे 25% का लाभ हो सके। ठीक है, तो एक बात बताइए कि मैं इसके 2 मेथड बताता हूँ, बेसिक और एक मिक्सचर एलिगेशन से भी लग जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा होगा। तो एक बात बताइए कि 16% का मान कितना होता है भाई, 4 चौका 16, 4/25। अगर हमारा प्रिंसिप वो मान लेते हैं, सॉरी प्रिंसिपल की याद आ रही, कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो 25 का 16% कितना 4। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा कितना 25 एंड 29 का। अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए भाई, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का यहाँ पे बोला कितने का है 16% का प्रॉफिट का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस अपना 100 मान लूँ तो 16% प्रॉफिट मतलब कितना, 100 का 16% कितना होगा 16, मतलब 100 का सामान था, अगर 16 रुपये का लाभ कमाना है तो बेचेंगे कितने पे 116 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 4/25 और 4 दूनी 8, 4 9 36, 25 29 का रेशियो आया कि नहीं, इतना समझ में आया। तो हम मान लेते हैं कि हमारी ये कॉस्ट प्राइस कितनी है 25x और सेलिंग प्राइस कितनी है 29x। ठीक, अब आ जाते हैं, कह रहा है यदि उसने पहली वस्तु को 522 रुपये में बेची होती। ठीक है, ये पहली वस्तु की बात हो रही है, 2 वस्तु दे रखी है उसने, पहली वस्तु को उसने 522 रुपये में बेचती, तो 29x बराबर कितना हो गया हमारा भाई, यही तो हमारी पहली सेलिंग प्राइस है। तो कितना होगा 522, तो x का मान कितना आ जाएगा 29 1 का 29 और 8 8 8 3 24, तो 18 3 54, 540 में से अगर 29 गया, 18 गया सॉरी, तो कितना सही, ये 18 गया, x का मान 18 गया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी भाई, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आएगी 25 में 18 से गुणा किया तो कितना आएगा 450, कितना आ गया 450। कह रहा है कि दूसरी वस्तु के कितने रुपए में बेचनी चाहिए, तो दूसरी वस्तु तुम्हारी ये है, बोला ना कॉस्ट प्राइस समान लागत मूल्य पर, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होगी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है भाई 450, सेलिंग प्राइस कितनी है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस कितना है ए रुपये। ठीक,
इतना मिल गया। अब कह रहा है कि ताकि कुल मिलाकर उसे 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 522 रुपए में बेचा है और 450 रुपए में खरीदा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 50 प्लस 72 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ ये बता सकते हो? नहीं पता। लेकिन हाँ, प्रॉफिट बराबर हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा ए है, कॉस्ट प्राइस कितना है 450, तो प्रॉफिट तो यही हुआ। तो यहाँ 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कितने का? ए माइनस 450 रुपए का। तो ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? ए सॉरी ए माइनस 450 रुपए का ये, और प्लस कितना 72 रुपए का ये। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, तो टोटल प्रॉफिट बटा टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 450 ये, 450 ये, मतलब 900 रुपये। और परसेंटेज में चाहिए तो कितना? 100, और जो कि दिया है कितना? 25% के बराबर। ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%। ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 25 नवैया 225। यहाँ कितना आ जाएगा? ए माइनस इसमें से 450 और 72 हम घटा दिए तो कितना आएगा? 28, 328 जोड़ देते हैं, 378 होगा। इसको इधर ले जाते हैं, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, 603 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है? तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी भाई? दूसरी वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? ए रुपए में। तो ए का मान कितना आ गया हमारा? यही तो आया 603। तो इसमें से कौन सा है? कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दिस। समझ में आया? ठीक। तो ये हमारा क्या था? बेसिक मेथड था। अब दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा हमारा क्या है? इसमें हम डायरेक्ट मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, मिक्सचर एलिगेशन का। क्योंकि यहाँ पे उसने दे रखा है क्या? मैंने आपको क्या कहा है कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस। और यहाँ क्या आएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस का रेशियो। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम, तो क्या होता है? प्रॉफिट बटा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बोल रहा है कितने का? दो वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पे कितने का? 25% का, सॉरी 16% का। यहाँ पे कितने का बोला है? 16% का। और यहाँ पे कितने का? नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x का, ठीक। और ऑल ओवर कितना का चाहिए हमें? 25% का चाहिए, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला है कि समान लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। अगर सेम है तो रेशियो क्या होगा हमारा? 1 और 1 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? कितने का होगा? 1 और 1 का। आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर करके जोड़ देते हैं, इसका गुणा इधर करके इन दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे वाले से भाग दे देते हैं, तो कितना होगा? 16% इधर हो जाएगा। 16 1 का 16 प्लस इसका गुणा एक्स में किया तो कितना होगा भाई? एक्स परसेंटेज ये भी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक्स। और नीचे का क्या करेंगे? ये इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, तो कितना आ गया? 2। और किसके बराबर आएगा ये? ऑल ओवर। ऑल ओवर हमारा कितना है? 25%, ठीक। तो यहाँ से इधर का गुणा कर दिया तो कितना होगा? 50%। और इधर कितना है हमारा? x प्लस 16। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 34। x का मान हमारा कितना आ गया? 34%। x का मान 34%। तो आप बताइए कि वो बोला है कि कितने रुपए में बेचें, तो बेचना क्या है हमें भाई? बेचना क्या है हमें? हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? कितनी है? 450 है। अब भाई अगर हमारा 134 के प्रॉफिट में बेचना है, तो अगर हमारा सामान 100 रुपए का है तो 34 का प्रॉफिट लेना है, मतलब 134। या तो आप ऐसे करो कि इसका 34% निकालो और फिर 450 में फिर 34% जोड़ दो। 500 का 450 का 34% निकाल के जोड़ दो, तो यही हमारी होगी सेलिंग प्राइस।
या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो वही आएगा। 450 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 34/100 होगा। और यहाँ कितना होगा 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 134/100, यही तो आएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी, 5 9 45, 50 से 50 गुना 100, यहाँ कितना आएगा 6 7 67 गुणित 9 और 9 7 63 और 9 6 54, कितना आएगा 603। सॉरी, सेलिंग प्राइस की बात चल रही है, SP2, तो कितना आएगी 603 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा, नॉन ऑफ दीज। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।